बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 19 है और मैथमेटिक्स का ये पोर्शन हम कर रहे थे। चैप्टर 7 था, 7.3 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। कुछ क्वेश्चन उसके किए थे हमने। आज हम क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड काम करेंगे। क्वेश्चन 5 आपके सामने लिख दिया मैंने कि इसमें एक बात गिवन है कि वी डॉट आई, वी कोई भी वेक्टर है, वी डॉट आई भी 0 है, वी डॉट जे भी 0 है और वी डॉट के भी 0 है। आपने वी फाइंड करना है। ये एक MCQs के लेवल का क्वेश्चन है और ये आते ही यूजुअली अगर आए भी तो MCQs में ही आएगा। अब होगा क्या कि वी डॉट आई कैप का मतलब क्या होता है। अगर आप ऑब्जर्व करें, हमने ये पढ़ा था इसी एक्सरसाइज के अंदर कि जब ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, आपको याद होगा इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग था कंपोनेंट ऑफ या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो अगर ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड ए का कंपोनेंट बताता है बी के अलॉन्ग, यहाँ से अगर मैं b ओवर b मैग्नीट्यूड अलग कर दूँ तो ये बनेगा b कैप। तो कंक्लूड कर रहे हैं हम बात यहाँ से कि a का अगर b के यूनिट के साथ डॉट लिया जाए तो ये हमें बताता है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलॉन्ग b, यानी a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यूँ करता कि a का डॉट लेता i कैप के साथ, तो i कैप भी एक यूनिट वेक्टर है और b कैप भी यूनिट था, तो b कैप से डॉट लें तो a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में आता है। तो अगर हम i कैप से इसका डॉट लेंगे तो इसका मतलब है a का कंपोनेंट i वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। और i वेक्टर असल में किसको शो करता है, x एक्सिस की डायरेक्शन को। इसका मतलब है a डॉट i का मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग x एक्सिस। इसी तरह जिस तरह a डॉट आई का मतलब है कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग x एक्सिस, इसी तरह v डॉट आई का मतलब है कंपोनेंट ऑफ v अलॉन्ग x एक्सिस, और v डॉट j का मतलब है कंपोनेंट ऑफ v अलॉन्ग y एक्सिस, और v डॉट k का मतलब है कंपोनेंट ऑफ v अलॉन्ग z एक्सिस। तो तीनों के जीरो होने का मतलब है कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट भी जीरो है, y कंपोनेंट भी जीरो है और z कंपोनेंट भी जीरो है। तो अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, v वेक्टर आपके पास बनेगा जिसमें x कंपोनेंट भी जीरो है, y कंपोनेंट भी जीरो है इसका, और z कंपोनेंट भी क्या है, जीरो। तो ये अल्टीमेटली एक नल वेक्टर बन जाएगा। तो अगर ये पेपर में आता है MCQs में और आपसे पूछता है कि v किस तरह का वेक्टर होगा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये शो कर रहा है नल वेक्टर को। तो ये असल में थोड़ी सी इसमें आपके हवाले से एक MCQs के लेवल की बात है, हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 के दो पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आपने शो करनी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक पार्ट में आपको डाटा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरे पार्ट में आपको डाटा पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें ये कहा जा रहा है शो दैट द वेक्टर्स, एक ये है, मैं तीनों को अंडरलाइन कर देता हूँ। एक वेक्टर ये वाला हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। तीन वेक्टर हमें कहा गया है कि शो करें कि ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो तीन वेक्टर जो हैं वो ट्रायंगल तब बनाते हैं जब उन तीनों का या तो सम ज़ीरो होता है या दो का सम तीसरे के बराबर होता है। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल का बनाएंगे जब उसमें एक एंगल 90 का होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों को नेम दे देते हैं। लेट द गिवन वेक्टर्स भी, एक का नाम u रख लें आप, ये जो फर्स्ट वाला है 3i माइनस 2j और प्लस k। फिर दूसरे का नाम v रख लें आप, i माइनस 3j प्लस 5k, और तीसरे का नाम आप w रख लें। वो क्या है जी, 2i प्लस j और माइनस 4k। लें जी, तीनों वेक्टर्स आपके पास आ चुके हैं सामने। अच्छा, दो चीज़ें हमने राइट ट्रायंगल शो करना है। तो पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल तब शो होती है जब तीनों का सम ज़ीरो हो या दो का सम तीसरे के बराबर हो। ये हम बात पहले सीख चुके हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या इन तीनों का सम ज़ीरो हो रहा है। तो ये देखें u v w ऐड करें, 3i प्लस i 4 प्लस 2 6, सम ज़ीरो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आप देख सकते हैं 2i प्लस i 3 बनता है, 1 माइनस 3 माइनस 2 बनता है और माइनस 4 प्लस 5 1 बनता है। इसका मतलब है v w का सम u के बराबर आ रहा है। तो कोई से दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर आए तो ये ट्रायंगल बनाते हैं वेक्टर। और ट्रायंगल बन गई तो फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल शो करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं। तो पहले मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ
कि एज u इज़ इक्वल टू v प्लस w, दिस इम्प्लाइज u v एंड w फॉर्म अ ट्राइंगल। इसका अंदर ये तो कन्फर्म होगा कि ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हम आते हैं राइट ट्राइंगल की तरफ। तो राइट ट्राइंगल के लिए क्या होगा कि कोई एक एंगल 90 शो करना पड़ेगा। हम इन तीनों जो वेक्टर जो ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग हैं, इन तीनों का बारी बारी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जिन दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, उन दो के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा और वहीं से बात शो हो जाएगी। अब सबसे पहले शुरू करते हैं u और v की बात करते हैं। नाउ u v का डॉट लेके देखते हैं क्या बनता है। u डॉट v 3i माइनस 2j और प्लस k, इसका डॉट इससे ले रहे हैं i माइनस 3j और प्लस 5k। तो देखें i वाला i से मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, j वाला j से मल्टीप्लाई करें और k वाला k से मल्टीप्लाई करें। तो ये बन गया 3 प्लस 3 टू 6 प्लस 5। तो ये 14 मान रहा है जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब u और v का जो डॉट है वो 0 नहीं आ रहा। अब u v का डॉट 0 नहीं आ रहा। अब हम चेक करते हैं कि क्या u और w का डॉट 0 आ रहा है। जिन दो का डॉट 0 होगा वहाँ से बात कंफर्म होगी हमें। आल्सो अब हम दूसरी की तरफ आते हैं। u का v से तो नहीं हुआ 0, तो u का w से लेके देखते हैं। u आपके पास क्या है जी 3i माइनस 2j और प्लस k, और w आपके पास क्या है 2i प्लस j और माइनस 4k। जब इनका आप डॉट लेंगे तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4। तो ये आ गया 6 माइनस 2 माइनस 4, ये 0 हो गया। ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, सो u डॉट w इज़ इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का डॉट 0 हो गया तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के दरमियान राइट एंगल बन गया। अब हम कह सकते हैं हेंस u इज़ परपेंडिकुलर टू v, u इज़ परपेंडिकुलर टू v नहीं सॉरी w। u और w को डॉट 0 होने का मतलब है कि u w के क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब आप देखें अगर ये परपेंडिकुलर है, ये तीन वेक्टर बना रहे थे हमारे पास ट्राइंगल, जिनमें से u और v के दरमियान कितना एंगल है 90। तो ये हम इसकी रफ डायग्राम बनाते हैं कि हम आइडिया समझ सकें। डायग्राम मैंने आप सामने बना दी है। अब देखें u जो है यानी v प्लस w u के इक्वल है बाय हेड टू टेल रूल, तो ये ट्राइंगल बन गई। और फिर u और w का डॉट जो है वो 0 है, इसका मतलब u w में कितना एंगल है 90 का। अब हम कह सकते हैं हेंस u v एंड w फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये बात पूरी कि नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं। उसमें 3 पॉइंट्स p q r गिवन है। तो पहले वेक्टर बनाएंगे p से q, q से r, r से p। फिर उसमें ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर तीनों का सम 0 हो या दो का सम तीसरे के बराबर हो तो ट्राइंगल बनेगी। और कोई से दो का डॉट 0 शो करके आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल शो करेंगे। तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये मैंने करवा दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस पे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने लिख दिया है। इसमें हमें ये शो करना है कि जो मिड पॉइंट होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का, वो उसके वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें चीज़ों को देखें, शो ये करना है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ये इक्वी डिस्टेंट होगा उसके वर्टिसेस से। अब करना ये पड़ेगा हमें कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उससे इसके जो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट का डिस्टेंस है वो सेम शो करना पड़ेगा। इस पर्पज़ के लिए चूँकि हम राइट एंगल ट्राइंगल का जनरल प्रूव करना चाह रहे हैं, तो जनरल हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। और याद रखा करें कि जब कोई जनरल रिजल्ट प्रूव करना हो तो हम ओरिजिन को लाजमी इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और ओरिजिन को वहाँ इन्वॉल्व करते हैं जो उस डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्टेक्स होता है वो उसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है। तो ट्राइंगल इस तरह से आप अपनी आसानी के लिए कंसिडर करें कि उसका राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे आ जाए। इस तरह हमें प्रूव करने में आसानी होगी।
और जो रिज़ल्ट इसके लिए प्रूव हो गया, चूँकि ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, जो ओरिजिन के हिसाब से प्रूव कर लेंगे आप, वो फिर हर ट्रायंगल के हिसाब से वो प्रूव हो जाएगा। तो मैं अब लिखता हूँ, एक हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ राइट ट्रायंगल। और ये इस तरह की ट्रायंगल है कि जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक वर्टेक्स आप रख लें एक्स एक्सिस पे और एक आप रख लें वाई एक्सिस पे। तो ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास। ये जो लाइन है ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस की लाइन, ये जो है ये आ गई हमारे पास वाई एक्सिस की। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेट से ए के बराबर है, तो इस ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a, 0। ये हाइट अगर b के बराबर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, b। और ये चूँकि ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। फिर हाइपोटेन्यूज ये वाला बनता है ए बी, इसका मिड आप m ले लेंगे, फिर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। ये आ गया राइट एंगल वाला वर्टेक्स। शो ये करना पड़ेगा कि m जो है a, b और o से इक्वी डिस्टेंट है। तो मैं ये बातें जो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाई है यहाँ आपके सामने लिख सकता हूँ। कंसिडर अ राइट ट्रायंगल, कंसिडर अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी लेनी है आपने? ट्रायंगल AOB। राइट एंगल वाला वर्टेक्स कहाँ रखना है आपने? मिडिल में। साथ मेंशन कर दें वेयर O जो है वो क्या है? ओरिजिन है। A आपके पास a, 0 है और जो b है आपके पास वो 0, b है। ठीक होगी बात। अब आप इस मिड पॉइंट की तरफ आते हैं। लेट m be the midpoint of हाइपोटेन्यूज AB। अब मिड पॉइंट का फार्मूला 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th में चैप्टर 9 से आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किया था। मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेना होता है। जैसे x ये a है और वो 0 है, तो a + 0/2 और 0 + b/2, तो a/2 b/2 आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सो m इज़, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा? a + 0, a और 0 का एवरेज यानी x कोऑर्डिनेट का एवरेज और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो फाइनल फॉर्म जो m की बनी वो क्या बनी? a/2 b/2। यहाँ लिख भी देते हैं, ये आ गया a/2 और ये b/2। अच्छा, चूँकि ये मिड पॉइंट है तो फिर इसका डिस्टेंस इन दोनों से तो कंफर्म सेम हो जाएगा, तो ये बात यहीं लिख दें। अगर ये मिड पॉइंट है तो m कैलकुलेट करने के बाद लिखेंगे आल्सो, हम ये कहते हैं कि a का डिस्टेंस m से और b का डिस्टेंस m से ये तो पहले से इक्वल आ गए। हमने शो करना है कि मिड पॉइंट का जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्ड से सेम डिस्टेंस पे है। तो दो से तो कंफर्म हो गया सेम, जो कि दोनों के मिड में ये आ रहा है। अब तीसरा रह गया ओरिजिन। वी नीड टू शो ओनली कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से भी सेम रहेगा जितना उन दोनों का है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये कितने बनते हैं वो ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, a का डिस्टेंस अगर हम m से निकालते हैं तो a का डिस्टेंस m से वही होगा जो b का डिस्टेंस, और वो होगा क्या वो देखें। जब भी आप दो पॉइंट के डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके और दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? a - a/2 होल स्क्वायर और फिर 0 - b/2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास a - a/2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? a/2 और ये स्क्वायर करके हो जाएगा b²/4। तो ये a²/4 b²/4, इनका एलसीएम ले लें तो a² + b², 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब है जो am डिस्टेंस है ये आपके पास आ गया √a² + b²/2 और am और bm सेम है। अब देखना है कि क्या OM भी यही आएगा। अगर OM भी यही आ जाता है तो हमारा जो काम है ख़त्म हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि m का डिस्टेंस तीनों वर्सेस से सेम है। तो मैं लिखता हूँ नाउ, अब हम कैलकुलेट करते हैं OM।
OM का मतलब है जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उससे मिड पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये देखें x1 माइनस x2 करें 0 माइनस a/2 होल स्क्वायर और 0 माइनस b/2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। AM और OM भी बराबर हैं और AM और BM भी बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस OM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM। इसका मतलब है मिड पॉइंट M जो था हाइपोटेन्यूज का उसका डिस्टेंस O से A से और B से क्या है बराबर है। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब लिख दें ये बात हमारी यहाँ पे हो गई है प्रूव। और मैथमेटिक्स में ऐसे पॉइंट को जिसका डिस्टेंस तीनों वर्सेस से सेम हो ऐसे पॉइंट को हम ट्राइंगल का सर्कम सेंटर भी कहते हैं। तो ये छोटा सा एक नोट बना के लिख लें, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब है ये MCQs में बात आ सकती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो कौन सा सेंटर होता है। तो आपके पास ऑप्शन हो इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो आपने सर्कम सेंटर टिक करना है। तो मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ दी सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ क्लोज करते हैं बात और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 8 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन 8 इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 और 9 दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 7 to 12 यानी 7 से लेकर ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते रहते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो मैंने अभी 8 लिखा है आप लोगों के सामने। इसमें यह कहा गया है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास करना। तो जैसे आप ये कहते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा फोर्सेज हों और एक ही पॉइंट से पास करना, हम कहते हैं वो कंकरेंट फोर्सेज हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट से पास करना, हम कहते हैं वो कंकरेंट लाइंस हैं। तो आपने शो करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ट्राइंगल की 3 साइड्स के वो कंकरेंट होते हैं। मैंने फिर इस पर्पज़ के लिए चूँकि जनरल प्रूफ करना है, जनरल सी ट्राइंगल ले लेंगे हम यहाँ पे। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे कंसिडर अ ट्राइंगल ABC। ये एक रैंडम सी ट्राइंगल हमने चूज़ किया, कोई फिक्स नहीं कर रहे इसको। और फिर चूँकि हम वेक्टर अलजेब्रा में काम कर रहे हैं तो हर पॉइंट का जो ट्राइंगल के तीनों वर्सेस हैं हर पॉइंट के साथ उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मेंशन कर देते हैं। A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर हम C। तो ये बात यहाँ मेंशन कर देंगे कि कंसीडर ट्राइंगल ABC सच दैट, ये किस तरह की ट्राइंगल है सच दैट। अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको हम क्या देते हैं OA और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल a से। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये होगा OB और ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से। और पोजीशन वेक्टर ऑफ C ये बनेगा OC और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल c से। यानी आपके पास जो तीनों वर्टिसेस थे उनके आपने जो पोजीशन वेक्टर्स थे वो भी साथ साथ मेंशन कर दिए। इसका हमें ये एडवांटेज होगा जो कि वेक्टर अलजेब्रा में काम करते हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। डायग्राम को डिस्क्राइब अभी फ़िलहाल कर रहे हैं हम। इसके बाद ट्राइंगल तो हमने एज्यूम कर ली, उसके तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर भी मेंशन हमने कर दिए हैं। अब बारी आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। तो बाइसेक्टर का मतलब वो जो मिड से पास करे किसी भी साइड के, और परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा हो। तो ये मैंने एक बनाया है आपके सामने, एक ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AB का, ये वाली जो लाइन है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये जो लाइन है ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि
कि ये भी राइट एंगल बना रहा है, ये भी राइट एंगल बनाएगा और ये भी बनाएगा राइट एंगल। इनके जस्ट नेम मेंशन कर देते हैं। इसको आप कहते हैं P और Q, इसको आप कहते हैं R और S, और आखिरी वाला जो है उसको कोई और नाम रख लेते हैं PQRS, और इसका नाम हम रख लेते हैं LM कह देते हैं इसको हम LM। तो ये तीन हमारे पास आ गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, PQ AB के ऊपर, RS BC के ऊपर, और LM जो है वो किसके ऊपर है, AC के ऊपर। अच्छा, अब आपने क्या शो करना है, ये तीनों तो हो गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, आपने शो ये करना है कि ये तीनों कंकरेंट होने चाहिए। देखें, ये तो कंफर्म बात है, ट्राइंगल एक प्लेन फिगर है, प्लेन में अगर दो लाइंस पैरेलल ना हो तो ये रूल है कि एक्सियम है कि वो कहीं ना कहीं मीट लाजमी करती हैं। अगर ये प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप लें कोई से भी, चाहे वो PS हो, PQ हो या LM हो, कोई भी दो लेने आपने इन तीनों में से, तो ये कंफर्म बात है कि आपस में पैरेलल नहीं होंगे, कोई भी दो पैरेलल नहीं होंगे। तो ये भी कंफर्म हो गया कि अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो ये हर दो बाइसेक्टर कहीं ना कहीं मीट ज़रूर करेंगे। हमने क्या शो करना, हमने शो करना है कि जहाँ दो मीट करेंगे तीसरा भी वहीं से पास करेगा, यानी हमने इन तीनों को कंकरेंट शो करना है। तो ये बात फिर सुन लें कि दो का एक पॉइंट पे मीट करना हमें 100% श्योर है ये, क्योंकि एक्सियोमेटिक बात है। एक्सियोमेटिक बात इसलिए है कि दो लाइंस अगर प्लेन में पैरेलल ना हो तो कहीं ना कहीं मीट ज़रूर करती हैं। तो दो तो कन्फर्म है मीट करेंगे, तीसरे का हमें ये कन्फर्म नहीं है कि क्या वहीं से गुजरेगा जहाँ पहले दो मीट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट सिर्फ ये होगा कि थर्ड वाले बाइसेक्टर को उस पॉइंट से पास करवाना जहाँ से पहले दो पास कर रहे हैं। तो इस पर्पज़ के लिए देखिए मैंने दो लाइन सॉलिड बनाई हैं, एक RS और एक PQ, और एक मैंने बनाई है डॉटेड। जो सॉलिड लाइंस है वो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हमें पता है। अपनी आसानी के लिए इसको हम रख लेते हैं ओरिजिन। मैंने पहले भी कहा था कि ओरिजिन को इन्वॉल्व जब भी करें ऐसे पॉइंट पे ओरिजिन रखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इनका। तो मैं एज्यूम करूँगा कि PQ और RS मीट करेंगे O पे, एंड देन वी नीड टू शो कि जो LM है वो भी O से पास करता है। तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि इसकी हमें श्योरिटी नहीं है, हमने इसको प्रूव करना है कि भी यहीं से पास करेगा। ये तो सारी होगी इसकी डिटेल। अब जो बातें मैंने आपको बोल के बताई हैं वो सारी मैं यहाँ एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले इन बाइसेक्टर्स को यहाँ लेट कर लेते हैं। कौन कौन से थे, PQ था एक, लेट PQ के बाद दूसरा कौन सा था, RS, और तीसरा था हमारे पास LM। लेट PQ, RS and LM be the three perpendicular bisectors of the sides। कौन सी साइड से भाई, ये AB के ऊपर था, AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। तरतीब के साथ हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद चूँकि P मिड पॉइंट है AB का, जब आप किसी मिड पॉइंट का निकालते हैं पोजीशन वेक्टर तो आपको बाउंड्री वाले वेक्टर्स का एवरेज लेना होता है। तो अगर मुझे ये O से, O चूँकि मैंने ओरिजिन रखा हुआ है, O से अगर मैं P बनाऊँ, O से R, O से L बनाऊँ, तो मुझे जस्ट बाउंड्री वालों का एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। अब जो अगली बात मैंने की थी कि तीन लेट करने के बाद हमने कहा था दो तो कन्फर्म मीट करेंगे, तो कोई से भी दो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो मीट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। तो मैंने जो सॉलिड लाइन बनाई है वो कौन सी बनाई है, PQ सॉलिड लाइन है और एक RS सॉलिड लाइन है। तो मैं लिखता हूँ, सपोज PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O। हम कहते हैं कि ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, O पे, और साथ मेंशन कर दें कि O क्या चीज़ है, वेयर O इज़ ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम इन्वॉल्व कर लेते होते। अच्छा, अगर ये दो हम कहते हैं कि मीट कर रहे हैं O पे, तो अब शो ये करना है कि जो LM तीसरे वाला है वो भी O से ही पास कर रहा है। तो ये हमारा टारगेट था, हमने अब इसको लेआउट इसका तैयार कर लिया। अब एक एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो पहला बाइसेक्टर है PQ, ये AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बात मैं यहाँ लिखता हूँ एज PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AB वेक्टर।
और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट क्या होता है, ज़ीरो। अगर हम इनका डॉट लें तो ज़ीरो आंसर आएगा, लेकिन मसला ये होता है कि डॉट लेने के लिए मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। ए बी वेक्टर तो मैं बना लूँगा क्योंकि मेरे पास बी भी है और मेरे पास ए भी है, लेकिन पी क्यू मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास पी का तो मुझे पता है मिड पे आ रहा है, लेकिन क्यू का नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो मुझे फिर पी क्यू वेक्टर का कुछ हिस्सा इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे मैं देखें आपको बताता हूँ कि ये एक वेक्टर है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट Q है, तो आप अगर ये कहते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो अगर आप ये Q वाला पोर्शन छोड़ भी दें, तो आप अगर ये कहें कि बजाय उसके यहाँ से इसको कंसिडर कर लें कि यहाँ से कंसिडर कर लें कि O से P भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलरिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसका ऊपर वाला हिस्सा इग्नोर कर दें। उसकी वजह यह है कि हमें Q का पता नहीं कि Q कहाँ पे है, इसलिए हम ये वाला पोर्शन इग्नोर कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि मुझे P का पता है कि ये मिड पे आ रहा है। तो मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ कि अगर P से लेकर Q तक परपेंडिकुलर है AB के, तो फिर O से लेकर P तक भी परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलरिटी में डायरेक्शन इन्वर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AB अगर परपेंडिकुलर है तो BAB परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब आप देखें कि OP का मतलब है P का पोजीशन वेक्टर, और P जो कि A और B के मिड में है तो ये A और B के एवरेज हो जाएगा, ये भी हमें मिल गया। AB क्या होगा, OB माइनस OA, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब दोनों की जब वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट में। देखें, सो OP डॉट AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। OP मैंने अभी बताया आपको कि OP का मतलब है P का पोजीशन वेक्टर, P जो कि मिड में आता है A और B के, तो A और B के एवरेज ले लें, A प्लस B/2, और AB का मतलब है OB माइनस OA। इस 2 को यहाँ ला के ज़ीरो कर दें, तो इधर हमारे पास A प्लस B है, OB का मतलब स्मॉल b, OA का मतलब स्मॉल है, तो ये हो जाएगा B माइनस A। अब एक बार ये B माइनस A और एक बार B प्लस A मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो A प्लस B A माइनस B का फार्मूला यूज़ करें तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसलिए वेक्टर का स्क्वायर लिखें या मैग्नीट्यूड का लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो पहला बाइसेक्टर हमने एज्यूम किया हुआ था उसकी हमने इक्वेशन डेवलप कर ली, ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन, इसको हम 1 कह देते हैं। इसका तो मसला हल हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं। आल्सो दूसरा जो था आर एस अगर वेक्टर बनाएं तो आर एस परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, BC वेक्टर के ऊपर। आर एस इज परपेंडिकुलर टू BC। अगेन वही बात है कि हमारे पास चूंकि BC का तो पता है हमें कि OC माइनस OB हो जाएगा, वो दोनों हमारे पास हैं, लेकिन आर एस में से हमें S का नहीं पता। R का पता है कि R मिड पे आता है। तो वही बात जिस तरह पहले वाले में हमने इस पोर्शन को इग्नोर किया था, हम ये कहते हैं कि अगर आर एस परपेंडिकुलर है तो ये O से S वाला पोर्शन छोड़ दें, सिर्फ O से R वाला एज्यूम कर लें, क्योंकि R हमें पता है इसलिए, और O ओरिजिन है। तो अगर आर एस परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो इसका मतलब है O से R भी परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। और अगर ये परपेंडिकुलर है, अब मुझे R जो कि मिड पॉइंट है इसका भी मुझे पता लग जाएगा, और BC बनेगा OC माइनस OB, इसका भी मुझे पता है। जब दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता हैं तो अब इसको हम डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिखूँगा अब, सो OR डॉट BC इक्वल टू ज़ीरो। OR देखें क्या बनेगा अब आपके पास, R जो कि मिड पॉइंट है ना, तो ये बाउंड्री वालों का एवरेज लें, R B और C का मिड है, तो B प्लस C/2, और BC का मतलब होगा OC माइनस OB इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इस 2 को यहाँ ला के ज़ीरो कर दें, तो B प्लस C और यहाँ आ जाएगा C माइनस B। और अगेन देखिए इस तरह की स्टेटमेंट बनी है, तो ये बनेगा B प्लस C, ये C माइनस B है और ये C प्लस B है, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड वी कॉल इट इक्वेशन 2। ये रहे जी 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व, और याद रखा करें इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हमेशा से ये होता है
कि आप उनकी इंटरसेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये असल में रिप्रेजेंटेटिव है किसका, पी क्यू का, और ये जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, आर एस का। तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पी क्यू और आर एस की इंटरसेक्शन को स्टडी करना चाह रहा हूँ, और हम ये चाहते हैं कि जो इनकी इंटरसेक्शन हो वहीं से तीसरे वाला जो बाइसेक्टर था एल एम वो भी पास करे। तो अगर हम उसको यहाँ से पास करवाना चाह रहे हैं और हम इनकी इंटरसेक्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखें इसमें बी पॉजिटिव है, इसमें बी क्या है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे चूँकि जहाँ मैं चाहता हूँ कि डायग्राम मुझे रेज ना करनी पड़े, यहीं मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। एक छोटी सी पार्टीशन बना के लिखते हैं हम, एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को ऐड करने का मतलब हम इनको सॉल्व करके इनकी इंटरसेक्शन देखना चाह रहे हैं, किसकी, पी क्यू की और आर एस की। तो इन दोनों को ऐड करें, देखिए क्या बनेगा। ये हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, और ये हमारे पास देखें माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 0। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये b नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, ये सी स्क्वायर बच जाएगा और ऊपर हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप एक चीज़ नोट करें कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट है जैसे ये स्टेटमेंट थी, ये सी और बी में थी, ये बी और ए में थी, ये किस में आ गई, सी और ए में। तो अगर ये स्टेटमेंट इसका रिजल्ट है और ये स्टेटमेंट इसका रिजल्ट है तो ये स्टेटमेंट भी डेफिनेटली किसी न किसी कंडीशन का रिजल्ट होगी। तो हम ये करते हैं कि जिस तरह इसको अगर हम बैकवर्ड लेके जाएं तो यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसका बैकवर्ड यहाँ ला सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको अगर बैकवर्ड लेके जाएं तो कहाँ ले जा सकते हैं। तो जिस तरह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से पीछे होता है बी प्लस ए, बी माइनस ए, बिल्कुल इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो असल में दोनों की इंटरसेक्शन का रिजल्ट है, उसको हम डिटेल से स्टडी करने के लिए उसको रिवर्स करते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब इस तरह की फॉर्म बन गई। इससे पीछे आप देखें जो प्लस वाला होता है वो 2 से डिवाइड होता है। यहाँ भी देखें प्लस वाला किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें, सी प्लस ए, इधर भी 2 से डिवाइड करें और राइट साइड पे 2 से डिवाइड करें, 0/2 क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए a प्लस सी बाई 2 का मतलब है a और c का एवरेज। a और c का एवरेज असल में बनता है l का पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब है ये बन गया OL, और c माइनस a का मतलब होता है OC माइनस OA, ये हो गया 0। OC माइनस OA अगर हम इसको वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो ये बनता है AC। अब क्या शो हो रही है बात कि OL डॉट AC 0 हो गया। इसका मतलब OL और AC आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये देखें OL और AC आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ये कंडीशन हमने दोनों की इंटरसेक्शन से डेवलप की है। इसका मतलब है कि जो दोनों की इंटरसेक्शन है उसका लिंक तीसरे के साथ बन रहा है, और OL अगर देखा जाए तो वही राइट बाइसेक्टर का कुछ पोर्शन है जो तीसरा राइट बाइसेक्टर रह गया था। अगर O से लेकर L तक ये परपेंडिकुलर है तो इसको पूरा एक्सटेंड करें तो L से लेकर M तक भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिखता हूँ अगर OL डॉट AC 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि OL इज़ परपेंडिकुलर टू AC। सो अगर OL तक है तो पूरा एक्सटेंड करके क्या बनता है, LM। इसका मतलब है LM इज़ परपेंडिकुलर टू AC। अब मुझे बताएं L मिड पॉइंट था और LM उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो बन गया इसका तीसरा राइट बाइसेक्टर। तो हमने 2 को सॉल्व किया और वहाँ से तीसरे की कंडीशन मिल गई। इसका मतलब है जहाँ दोनों मीट करते हैं वहीं से तीसरा भी पास करता है। तो ये लिख दें विच इज़ कंडीशन ऑफ थर्ड राइट बाइसेक्टर। ये तो थर्ड राइट बाइसेक्टर की कंडीशन बन गई। अब हम कह सकते हैं कि हेंस ऑल दी 3 बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो जो इसका कंक्लूजन है वो इसी को बेशक आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लें तो ये इसका लास्ट कंक्लूजन है। मैं इसको रेज करके लिख रहा हूँ ताकि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े। डायग्राम में चाह रहा हूँ कि रेज ना होती
तो आप देखें, आप यूँ लिख सकते हैं एंड में, हेंस ये इसका कंक्लूजन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, ये हमने शो कर दिया कि जहाँ से 2 पास करते थे वहीं से तीसरा भी पास करता है। तो डायग्राम ये आपके सामने बनी हुई थी, मैंने इसको डिटेल से समझा दिया है। अब आप लोग जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टीट्यूड वाला, वो अगर चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट आप लोगों की क्लास होगी वो उसमें आपको करवा दूँ। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो अगला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।